हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इंग्लिश जेआरएफ। आज की वीडियो में जो हम वर्क देखने जा रहे हैं वो एक पोम है, केव्स, ज्योति लहंजवार ने जो लिखी है। और ये जो पोम है वो दलित लिटरेचर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट मानी जाती है। तो जो हमारी जो सीरीज़ मेरे चैनल पे चल रही है, ट्राइबल लिटरेचर एंड दलित लिटरेचर, उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट ये पोम है। इस वीडियो में जो मेन मेरा पर्पस है वो ये है कि मैं इस पोम को आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँ डिटेल में, कि ये पोएम सिर्फ पोम के बारे में एक सरसरी आइडिया देने के बजाय इसको एक्सप्लेन करना मेरा मेन पर्पस है। तो इस पोम की जो सेंट्रल आइडियाज़ हैं, या फिर ये पोम एज अ पार्ट ऑफ दलित लिटरेचर, इसके जो मेजर थीम्स हैं उसको भी मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ। लेकिन क्योंकि ये वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं वो तो इस वीडियो में नहीं कर पाऊँगी। अगर आपको इसके थीम्स के बारे में भी चाहिए एक्सप्लेनेशन और इसको एज अ पार्ट ऑफ दलित लिटरेचर भी एक्सप्लेन करना है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसको भी ज़रूर उस पर एक वीडियो बनाऊंगी। लेकिन इस वीडियो में हम जो है वो पोम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें ज्योति लांजेवार की, तो ज्योति लांजेवार जो है वो 1950 में उनकी पैदाइश हुई थी और 2013 में ही अभी उनका देहांत हुआ है। वो दलित पोइट, एक बहुत ही फेमस और बहुत ही पायनियरिंग दलित पोइट थी। दलित लिटरेचर में उनका जो मर्तबा है, मकाम है, वो बहुत ही ऊंचा है। वो एक पोइट भी थी, एक्टिविस्ट भी थी और वो एक लिटरेरी फिगर थी। और वो महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। उनका जो जन्म हुआ था वो महार कम्युनिटी में हुआ था। और उन्होंने, क्योंकि वो महार कम्युनिटी, और ये भी माना जाता है कि महार कम्युनिटी, जिससे BR अम्बेडकर भी एसोसिएटेड है, एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको सबसे ज़्यादा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फेस करना हुआ। तो फिर हम ये खुद से ही इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि वो महार कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। तो उन्होंने किस कदर या किस लेवल का कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बचपन से ही फेस किया होगा। ज्योति लांजेवार जो है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर की जो आइडियोलॉजीज़ थी उससे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी। और उनकी जो दलित लिटरेचर में जो उन्होंने काम किया है, दलित पीपल के लिए जो उन्होंने काम किया है, वो उनके वर्क्स में बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होता है। और उन्होंने अपने जो दलित डिग्निटी है, दलित राइट्स है, उसके बारे में बहुत ही अच्छे से बात की है। और उनकी जो पोम्स है, उनके जो वर्क्स है, मतलब ये हम कह सकते हैं कि उन्होंने दलित जो मूवमेंट्स है, पूरा दलित की जो डिग्निटी की बात हो रही है, उन सब में उन्होंने काफ़ी हद तक इम्पैक्ट किया है। और जो दलित पैंथर मूवमेंट हुआ था वो ये उससे भी एसोसिएटेड है। और इन्होंने दलित कम्युनिटी के इमांसिपेशन के लिए, उनके राइट्स के लिए बहुत सारे काम किए हैं। अगर मुझे पूरी पोम के बारे में, केव्स के बारे में अगर एक लाइन यूज़ करनी हो तो वो मैं यही यूज़ करूँगी कि जो दलित पोम का केव जो है, एक बहुत ही पावरफुल दलित पोम है जो ज्योति लांजेवार ने लिखी है। और इस पोम को ट्रांसलेट किया है शांता गोखले ने। ये एक वॉइस ऑफ रेजिस्टेंस, रेबिलियन एंड द असर्शन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी राइजिंग फ्रॉम द मार्जिन ऑफ सोसाइटी। ये जो लाइन है जो मैंने लिखी है, अ वॉइस ऑफ रेजिस्टेंस, ये पूरी पोम को एक लाइन में समराइज़ करने के लिए काफ़ी है कि ये पोम किस चीज़ के बारे में है, इसमें क्या बातें हो रही हैं। इस एक लाइन से आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। पोम पढ़ने से पहले हम सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को देखेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है महार कम्युनिटी के बारे में, कि ये एक वन ऑफ दोज दलित कम्युनिटीज़ विच आर द मोस्ट सप्रेस्ड, मोस्ट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट। तो हम ये भी कह सकते हैं कि, लेकिन एक आइडिया यहाँ पे ये भी है कि महार कम्युनिटी क्यों इतना ज़्यादा हाईलाइटेड हुई। BR अम्बेडकर जो थे वो भी महार कम्युनिटी से ही बिलोंग करते थे। तो जब बाबा BR अम्बेडकर ने इतने सारे काम किए दलित लोगों के लिए, तो वो पूरी कम्युनिटी में ही एक तरीके से अवेकनिंग हो गई थी, वो उजागर हो गए थे अपने जो उनके जो हालात है उसको लेकर के। तो 1970s और 1980s में एक पैंथर मूवमेंट हुआ जो कि ब्लैक पैंथर मूवमेंट से इंस्पायर्ड था। इस मूवमेंट में जितने भी लोग एसोसिएटेड थे उन्होंने दलितों के जो इमांसिपेशन के लिए बात की, उनकी राइट्स के बारे में बात की, और ये जो डिस्क्रिमिनेशन उनके अगेंस्ट में हो रहा है उसको ख़त्म करने की, और उससे
ऊपर बढ़ने की बात की थी। तो ज्योति लांजेवार जो थी वो भी इस पूरे मूवमेंट की एक बहुत ही अहम पार्ट थी। उन्होंने भी बहुत सारे काम किए और ये जो पोम केव्स है ये उसी दौरान में लिखी गई थी जब दलित पैंथर मूवमेंट जो है वो चल रहा था 1970s और 1980s में। उसी टाइम पे ये पोम भी लिखी गई थी। अब हम मेन पोम को डिस्कस करते हैं। मैं इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी। Their inhuman atrocities have carved caves in the rock of my heart. I must treat this forest with wary steps, eyes fixed on the changing times. The tables have turned now. Protest spark, now here, now there. तो शुरू की लाइन में हम देख सकते हैं कि जो भी पोएट है या फिर कह सकते हैं कि जो स्पीकर है इस पोम का, वो कहता है कि देयर इन ह्यूमन एट्रोसिटीज़। देयर से यहाँ कौन मतलब है? देयर से मतलब वो सारे इंस्टीट्यूशन, वो सारे सिस्टम, वो सारे लोग हैं जिन्होंने इनह्यूमन यानी कि जानवरों जैसे सलूक किया या फिर बदसलूकी की या बुरी तरीके से किसी को ट्रीट किया, उसको एट्रोसिटीज़ कहते हैं, यानी कि जुल्म ज़्यादती। तो यहाँ देर से मुराद हर वो इंसान है जिन्होंने इस तरीके की जुल्म ज़्यादती और किया है। उन्होंने ये कह रही हैं कि पहली लाइन में स्पीकर कह रहा है कि उनकी ये जो जुल्म है, ये ज़्यादती जो उन्होंने कर रखी है ज़माने से, उसने मेरे दिल में ना एक तरीके से एक गुफ़ा बना दी है। एक यहाँ पे सिर्फ हम गुफ़ा ही नहीं कहेंगे, यहाँ हम ये भी कह सकते हैं एक गड्ढा बना दिया है। यानी बोलते हैं ना एक हॉलोनेस, एक कुछ ऐसी चीज़ जो कि एक बहुत ही बड़ा सुराख बना देना। तो उन्होंने मेरे जो दिल है ना, जो मेरा पत्थर का दिल है, उसमें भी एक केव्स बना दिया है। और ये जो फॉरेस्ट है, यानी फॉरेस्ट से हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब है पूरी सोसाइटी जो वियरी है, यानी ये जो दलित लोग हैं, जो ऑप्रेस्ड लोग हैं, उनको हर कोई बहुत ही अलग ही तरीके से, अलग निगाह से देखता है। जैसे कि वो कोई मुजरिम हो, वो कोई गलत इंसान हो, उस तरीके से उसको बोलते हैं कि वियरी निगाहों से देख रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो फॉरेस्ट है इसको मुझे पार करना, मैं हर हाल में इसको, हर एक स्टेप को चलूँगी और इसको पार करूँगी। क्यों? क्योंकि मेरी जो आइज़ है वो फिक्स्ड है। जैसे कोई सामने हमारा कोई निशाना होता है, हम उसको अपने फिक्स्ड आँखों के सामने लेकर के हम आगे अपना रास्ता तय करते हैं। तो जो स्पीकर है वो ये कहता है कि जो मेरी आइज़ है ना, वो जो टाइम ये जो चेंज हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि ये जो टाइम है वो हमेशा से सेम नहीं रहेगा, बदलाव आ रहे हैं। तो उसी बदलाव को मैं अपने निगाहों में रख करके ये जो फॉरेस्ट है, ये जो सोसाइटी है, उसको मैं उससे गुजरूँगी, हर एक स्टेप लूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे वो बदलाव नज़र आ रहा है, मेरी जो आँखें हैं उस बदलाव पे फिक्स्ड हैं। फिर वो ये कहता है जो स्पीकर है पोम का कि द टेबल्स हैव टर्न्ड नाउ, प्रोटेस्ट स्पार्क। यानी कि बहुत हो गया, सदियों से हमने सह लिया, हमने बर्दाश्त कर लिया चीज़ों को, लेकिन जो अब टेबल है वो उल्टा पलटेगा। अब जो है प्रोटेस्ट होगा, अब यहीं से शुरुआत होगी। ये नहीं कि हम कल करेंगे या आगे आने वाली जनरेशन करेगी, हम आज से ही प्रोटेस्ट करते हैं हर वो एट्रोसिटीज़, हर वो जुल्म के ख़िलाफ़ जो हमारे साथ होता आ रहा है। तो अब जो है वो वक्त बदलेगा, अब हम जो है वो इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। फिर वो स्पीकर ये कहता है कि आई हैव बीन साइलेंट ऑल दिस डेज लिसनिंग टू द वॉइस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, बट नाउ आई विल फैन द फ्लेम्स फॉर ह्यूमन राइट्स। तो स्पीकर कहता है कि सदियों से हमारे जो एंसेस्टर्स रहे हैं, हम हैं, हमने हमेशा वो खामोशी के साथ ये सारी जो आवाज़ें हमारे आसपास थे, हम उसी को सुनते रहे। लोग हमें बताते रहे कि क्या सही है क्या गलत है, हमारी खुद की तो कभी कोई आवाज़ ही नहीं थी। लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूँगा, अब मैं आवाज़ उठाऊँगा और मैं बोलूँगा। और मैं जो ये फ्लेम है, ये जो आग भड़क रही है सोसाइटी में बदलाव की, प्रोटेस्ट की, मैं उसको फ्लेम करूँगा, यानी उसमें और बढ़ावा दूँगा, उसको हवा मारूँगा। ऐसा नहीं करूँगा कि मैं अब पीछे हटूँगा, नहीं, उसको भी हवा मार करके उसको और बढ़ाने की कोशिश करूँगा। फिर जो स्पीकर है, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ पहले आगे बढ़ने से एक्सप्लेन कर दूँ कि मैं यहाँ पे मैंने जो है वो एक ही का यूज़ किया है एक्सप्लेन करते हुए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो स्पीकर है वो लड़का है या लड़की है, वो कोई भी हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर जो स्पीकर होता है वो जो पोएट होते हैं, जो उन्होंने पोम लिखी है, उससे डिफरेंट होता है। तो ये तो मैं कभी किसी दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी कि स्पीकर कौन होता है।
लेकिन यहाँ पे जो है वो ये चीज़ क्लियर हो कि यहाँ पे हम ये चीज़ नहीं इमेजिन कर रहे कि ये किसी कोई लड़का बोल रहा है या कोई लड़की की तरफ से ये बात हो रही है। ये पूरी कम्युनिटी की तरफ से बात हो रही है। ये जो भी स्पीकर है, वो जो बात कर रहा है ना, यहाँ पे जब वो आई यूज़ कर रहा है तो सिर्फ़ वो अपनी बात नहीं कर रहा, वो पूरी ही कम्युनिटी की, पूरी दलित कम्युनिटी की बात कर रहा है, पूरे उन लोगों की बात कर रहा है जो कि सदियों से ऑप्रेस्ड रहे हैं। फिर वो कहता है कि हाउ डिड वी एवर गेट टू दिस प्लेस, दिस लैंड विच वॉज नेवर मदर टू अस। अब यहाँ पे स्पीकर कर रहा है, एक बहुत ही ऐसी बात कह रहा है कि जो कि आम जो आइडियाज़ है उसके अगेंस्ट जाएगी। नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि हम अपने जो लैंड है उसको मदर कहते हैं, कि हमारी जो लैंड है वो मदर है क्योंकि उसने वो हमें प्रोवाइड करती है। इसी के अपने हम लैंड पे ही हम पलते हैं, बड़े होते हैं, यही हमारे लिए सब कुछ होती है, तो ये हमारी मदर है जिसको हम मातृभूमि कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्पीकर है वो कह रहा है कि ये जो लैंड है वो कभी भी माँ का जो रोल है उसने हमारे लिए नहीं किया है, क्योंकि इसी लैंड पे हम तो हमेशा आउटकास्टेड थे, हमें हमेशा सोसाइटी के मार्जिन पे रखा गया, हमारे साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया गया, ना तो हमें खाने का कुछ दिया गया, ना तो हमें पलने बढ़ने का मौका दिया गया। हमारे साथ जो सलूक हुआ है, कोई भी मदर तो वो अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करेगी। तो ये जो लैंड थी वो हमारे लिए कभी भी माँ का दर्जा तो नहीं रखती, कभी भी उसने हमारे साथ माँ जैसा तो कोई सलूक नहीं किया। Which never gave us even the life of cats and dogs. I hold their unpardonable sins as witness and turn here and now a rebel. प्रोटेस्ट इसमें जो स्पीकर है वो ये कहता है कि इस लैंड ने हमें कभी जो कैट्स या डॉग्स की जो लाइफ होती है वो भी नहीं दिया। यानी हमने जो ज़िंदगी पाई है इस धरती ने या फिर इस लैंड ने जो हमें ज़िंदगी दी है, वो कैट्स और डॉग्स की लाइफ से भी बदतर थी। तो ये जो सदियों से हमारे साथ जुल्म हुआ, जो हमारे साथ एट्रोसिटीज़ हुई, वो माफ़ करने लायक नहीं है, वो अनपार्डनेबल है। और मैं इनकी जो अनपार्डनेबल इन्होंने जो सिन किया है, जो पाप किया है, उसको मैं गवाह बनूँगी उसकी। और यहीं पे इसी वक्त मैं कहती हूँ कि मैं एक रेबेल हूँ। रेबेल मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो कोई चीज़ है उसके अगेंस्ट जाता है, जो इनकलाब लाता है, जो प्रोटेस्ट करता है, उसको रेबेल कहते हैं। तो इस पोम का एंड जो होता है वो इस तरीके से होता है कि स्पीकर जो है वो ये कहता है कि अब मैं इसी वक्त एक चीज़ डिक्लेयर करता हूँ कि मैं एक रेबेल बनता हूँ, मैं इनके अगेंस्ट जाऊँगा, प्रोटेस्ट करूँगा और अपने राइट्स की डिमांड करूँगा, उस लाइफ को अचीव करूँगा जिसका मेरा हक था। तो अब मैं ये जो पूरी सदियों से चल रही एट्रोसिटीज़ थी, जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो ऑपरेशन था, उसको और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो ये था पोम केव्स का एक्सप्लेनेशन। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि अगर आप इसके सेंट्रल आइडिया को, इसकी मेजर थीम्स को या फिर इस पोम को एज अ पार्ट ऑफ दलित लिटरेचर पढ़ना चाह रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं इस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँगी। और मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो लोग भी इस टाइम पे मेरी वीडियोस को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें, और अपने आइडियाज़ को, चाहे वो किसी भी तरीके से, अगर वो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है तो ज़रूर प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि मुझे और क्या करना चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, या फिर आप क्या देखना चाह रहे हैं, क्या सुनना चाह रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच।